you. I'm Sudhanshu Kumar and you are watching मिनर्वा क्लासेस खगड़िया। आज हम हिंदी के एक नए सेगमेंट के साथ आपके बीच मौजूद हैं। इससे पहले हम 4 जनवरी 2022 का हिंदी पेडागोजी का सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5 जनवरी 2022 और यदि पॉसिबल हुआ तो 6 जनवरी 2022 का भी इसी के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के हिंदी पेडागोजी का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? पहले बहुभाषावाद को जानते हैं। बहुभाषावाद का मतलब होता है कक्षा किसी एक भाषा में ही रन करेगी और कक्षा मातृभाषा में रन करेगी, मातृभाषा में संचालित होगी। लेकिन यदि अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हो पढ़ने के लिए, हम उनकी भाषाओं को सम्मान करेंगे, अर्थात उनकी भाषाओं को कक्षा कक्ष में पर्याप्त अवसर और सम्मान के साथ स्थापित करने में मदद करेंगे। यह होता है बहुभाषावाद। अब है मातृभाषा आधारित। निश्चित तौर पे मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद ही होनी चाहिए, क्योंकि नेप 2020 ने भी स्पष्ट किया है कि क्लास 1 to 5 यानी 1 to 5 में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी है। विकल्प देखते हैं, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। दूसरा है, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। देखिए, बाद में हम अंग्रेजी को माध्यम क्यों बनाएं? जैसी आवश्यकता होगी हमारी, जिस रूप में हम उसे बनाएंगे। तो यह विकल्प आपका उचित नहीं है। हाँ, यहां तक सही है, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना। बहुभाषावाद की बात हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पे फोकस क्यों करें? किसी एक लैंग्वेज पे हम अपने आप को केंद्रित क्यों करेंगे? यह गलत है। माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी एक भाषा के रूप में सीखना। मीडियम यानी कम्युनिकेशन या अपने कार्य करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम की भाषा मातृभाषा हो और अंग्रेजी को एक भाषा, अलग भाषा के रूप में। यहां भी गलत है। बहुभाषावाद में किसी एक भाषा पर हम केंद्रित नहीं करेंगे। विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। नहीं, हमें अधिक से अधिक भाषाओं को सीखना नहीं है, बल्कि कक्षा कक्ष में प्राइमरी लेवल पे अधिक से अधिक भाषाओं को शामिल करना है। वो भी कैसे शामिल करना है? तो बच्चे चूंकि अलग अलग भाषा क्षेत्र से आते हैं, तो उनकी भाषाओं को कक्षा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, अवसर दिया जाना चाहिए। तो यह भी आपका विकल्प गलत हुआ। पहला विकल्प फिर से देखते हैं, किसी की विद्यालयी मातृभाषा में आरंभ करना। किसी भी स्टूडेंट की जो शिक्षा स्टार्ट करेंगे वह मातृभाषा में शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे और बाद में अन्य भाषाओं को जोड़ते जाना। अन्य भाषाओं को जोड़ते जाना, इसमें किसी एक भाषा की ओर इशारा नहीं किया गया है। अर्थात बच्चे की दिलचस्पी, आवश्यकता और भाषाई परिवेश जैसा होगा, जिस तरह का होगा, उसके हिसाब से अन्य भाषाओं को उसके भाषाई बाउंड्री के अंदर लेते आना है, अर्थात उसे उस तरह से सीखने में मदद करनी है। यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा 1 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुतलेख करवाती है। कक्षा 5 है, 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का क्या करवाती है? श्रुतलेख। इंग्लिश में इसको डिक्टेशन कहते हैं। सुनकर लिखना। बात 2 बार वाक्य पढ़ती है। टाइपिंग मिस्टेक है। वह 2 बार वाक्य बोलती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहां पर अध्यापक अधिगम के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? देखिए, जब भी आपके ऑप्शंस क्या है? शीर्षपाद उपागम, टॉप डाउन, संप्रेषणात्मक उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम, बॉटम अप या श्रुतलेख। तो मैं आपको एक बात आंसर करने से, समझाने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि जब भी श्रुतलेख की चर्चा हो,
किसी एक उत्तर की चर्चा हो, जिस प्रश्न के केवल एक उत्तर हो। यदि ऐसी बात होगी तो आपका आंसर हो जाएगा बॉटम अप। इस बात को याद रखिएगा। ये तो हुआ बिना तर्क के उत्तर, याद रखने के लिए फैक्चुअल बेसिस। लेकिन आपको मैं कंसेप्ट भी अभी दे दूंगा कि सुनकर लिखना हो, आपके आंसर हो जाएंगे बॉटम अप। हिंदी वाले शब्द आपको याद रह भी सकते हैं, नहीं भी। आप पर मेहरबानी हुई है कि इंग्लिश के वर्ड दिए गए हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। बाकी ये नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा 2 का 3 नंबर। अब एक एक टर्म को समझते हैं कि ये टॉप डाउन क्या है, संप्रेषणात्मक उपागम क्या है, ऊर्ध्वगामी उपागम क्या है और श्रुतलेख उपागम क्या है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं टॉप डाउन की। वर्ड देख लीजिए, टॉप, टॉप से डाउन, DOWN, टॉप डाउन। टॉप डाउन में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति, एक्चुअली में ये वर्ड जो है ना, टॉप डाउन और ये बॉटम अप, ये दोनों कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर था। ये कंप्यूटर के क्षेत्र से रिलेटेड वर्ड है और वहीं से इसे शिक्षा के पेडागोजी में शामिल किया गया है। टॉप डाउन में क्या होता है कि टॉप से आप डाउन की ओर आते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। कैसे आते हैं ऊपर से नीचे की ओर? मैं कोशिश करता हूं यही बताने का। सपोज कोई एक व्यक्ति है जो यह नेतृत्व करता है, लीड करता है। यह व्यक्ति अपने अधीनस्थ किसी 2 व्यक्ति को बताएगा, फिर यह व्यक्ति हो सकता है 3 व्यक्ति को बताएगा, फिर हो सकता है यह भी किसी 3 व्यक्ति को बताएगा। अर्थात कोई एक व्यक्ति होगा जो आदेश देगा, सारे नियम को स्वयं बनाएगा, नियम को इंप्लीमेंट करने के लिए नीचे आदेश देगा। अर्थात इसकी सूचनाओं को, इसके निर्णय को, डिसीजंस को ऊपर से लेकर के नीचे संप्रेषित करना है। तो यदि इसको शिक्षा के संदर्भ में समझा जाए, यहां क्या हो जाएगा आपका, यहां पे संश्लेषण होगा। ये टूट रहा है तो संश्लेषण नहीं होगा, सॉरी, यह विश्लेषण हो जाएगा। यहां हो जाएगा विश्लेषण, एनालिसिस होगा। अर्थात एक पार्ट से कई पार्ट बटेंगे। अर्थात जानकारी का ऐसा सिलसिला, अधिगम का ऐसा सिलसिला, पढ़ने पढ़ाने का ऐसा तौर तरीका जिसमें शिक्षक सेंटर्ड हो जाते हैं, या यूं कहिए कि किसी एक नियम को धीरे धीरे बाकी बच्चों में प्रवाहित किया जाता है, उसे उस तरीके से समझाया जाता है। यह उपागम का तरीका, यह अधिगम, उपागम नहीं कहना चाहिए, अधिगम, यह अधिगम का जो उपागम है, जो तरीका है, उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसमें क्या होगा कि बच्चे किसी खास नियम को अलग अलग दिशाओं में समझने की कोशिश करेंगे। एक कोई नियम होगा, अर्थात पहले उसे एक नियम बता दिया जाएगा और उस नियम को अलग अलग दिशा में बताने की कोशिश की जाएगी। जबकि बॉटम अप में क्या होगा, बॉटम में कि हम अलग अलग शिक्षार्थियों को शिक्षा देंगे, अलग अलग शिक्षार्थियों को। ये जो मैं चिन्ह बना रहा हूं, मान लीजिए शिक्षार्थी हैं, अधिगम करता है, और ये जब सारे शिक्षार्थियों को हम शिक्षा दे रहे होते हैं तो इन शिक्षार्थियों से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, अलग अलग तरह के निष्कर्ष निकलते हैं, और इन निष्कर्षों का संयोजन होता है, जमावड़ा होता है, एक निष्कर्ष निकलता है। इस निष्कर्ष को एक प्रभावी शिक्षण तंत्र या तरीका के रूप में विकसित किया जाता है। अर्थात यह क्या चलेगा, यह आपका नीचे बिखरा हुआ है, अर्थात इसका विश्लेषण किया हुआ है। यह विश्लेषण इस यहां क्या हो रहा है, यहां संश्लेषण हो रहा है, यहां पर संश्लेषण हो रहा है। अर्थात कई छोटे छोटे उपबंध निकल करके आ रहे हैं, अलग अलग बच्चों का तौर तरीका अलग अलग होगा। उन सारे तौर तरीकों को समेकित करके जब एक निष्कर्ष निकालेंगे तो यह हो जाएगा डाउन से अप की ओर जा रहा है, अर्थात बॉटम से अप की ओर जा रहा है। दोनों फिर से समझ लीजिए। बॉटम अप में क्या होगा, बॉटम अप में हम एक तरह से बहुत ही निचले स्तर पर अधिगमकर्ताओं के बीच से
उसके सुविधा के हिसाब से नियम निकाल करके ऊपर की ओर जाते हैं, तब कहते हैं यह तरीका बिल्कुल उपयुक्त है। यहां पर होता है आपका संश्लेषण, और यह जो आपका विकल्प है टॉप डाउन, टॉप से जब डाउन आते हैं तो पहले से कोई नियम होता है, उस नियम को हम तोड़ते हैं छोटे छोटे भाग में और धीरे धीरे वह अधिगमकर्ता तक पहुंचता है। एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं, जैसे बच्चा सबसे पहले अल्फाबेट सीखता है, वर्ण सीखता है, वर्ण के बाद शब्द सीखता है, शब्द के बाद वाक्य प्रयोग सीखता है, और वाक्य प्रयोग के बाद तब संदर्भ के साथ वाक्य को बोलना या समझना सीखता है। आप सबसे पहले क्या सीख रहे हैं? सबसे छोटी इकाई सीख रहे हैं। सबसे पहले आप वर्ण सीख रहे हैं, वर्ण के बाद आप सीख रहे हैं शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद संदर्भ के साथ प्रयोग। तो निश्चित तौर पे नीचे से आप कहां जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। इसको कहते हैं बॉटम अप। तो बॉटम अप जो तरीका होता है बेहतरीन तरीका होता है। ऐसे भी ये हिस्सा, ये श्रुतलेख भी बॉटम अप का हिस्सा है, इसलिए 2 नंबर का आंसर हो जाएगा 3, बॉटम अप या ऊर्ध्वगामी उपागम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। 10 शब्दों का एक समूह। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हैं, समान शब्द। नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके, उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्दांश। उपसर्ग क्या है? कोई शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन करे। जैसे सत्य के पहले अ लगा दीजिए, असत्य हो जाएगा। असत्य में असत्य, यह अ क्या है? उपसर्ग है। प्रत्यय जब भी आएगा तो बाद में आएगा। जैसे इतिहास, हालांकि इसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों लग सकता है। यदि हम इतिहास को ऐतिहासिकता में परिवर्तन कर दें तो ता जो आएगा बाद में वह आपका प्रत्यय का काम करेगा। इससे भी आसान शब्द बन सकते हैं। मित्र जोड़ ता कर लीजिए, मित्र में ता, ये ता क्या है? ये ता आपका प्रत्यय है। अब आते हैं शब्द पर, प्रश्न पर आते हैं, सॉरी। नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या प्रत्यय या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके, उसे क्या कहेंगे? आप क्या कर रहे हैं? आप शब्द बना रहे हैं, नए शब्द बना रहे हैं और शब्द के समांतर शब्द बना रहे हैं, अर्थात पर्यायवाची जैसे शब्द बना रहे हैं। तो शब्द जाल नहीं, थीम विषयक शब्द संपदा, किसी खास थीम से मिले हुए शब्द नहीं। शब्द तो अलग अलग है ना, किसी खास, ये थीम होगा, किसी खास थीम से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। विन्यास यानी इंग्लिश में इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। ये शब्द विन्यास है। आप इसको कह सकते हैं कि यह जो करने के लिए दिया जा रहा है इसको शब्द विन्यास कहते हैं। अर्थात कोई एक शब्द है और उस शब्द से ही दूसरा तीसरा शब्द बना रहे हैं। दूसरी बात है कि नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हैं और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, सपोज जैसे आपके पास एक शब्द है मित्र। मित्र से आप शब्द बना देते हैं दोस्त। मित्र से मिलता जुलता शब्द बना लेते हैं दोस्त। अब दोनों के अर्थ में समांतरता है। अब क्या कर रहे हैं कि आप उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्त से बना सकते हैं दोस्ताना। ये क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है कि आपने दोस्त में क्या लगा दिया है? आगे जो रहा है प्रत्यय। तो मित्र से मिलता जुलता शब्द है दोस्त, समान अर्थ रख रहा है, लेकिन आपने उसमें एक प्रत्यय जोड़ करके आप क्या बना दिए हैं? एक नए शब्द को गढ़ रहे हैं। तो यह एक तरह से विन्यास है। आप शब्द को फॉर्म कर रहे हैं, शब्द को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसलिए यह शब्द विन्यास की कैटेगरी में आ जाएगा। शब्द समूह, वर्ड ग्रुप,
वर्ड ग्रुप तो ऑलरेडी आप बना चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो कह रहा है उसके हिसाब से आप शब्द का विन्यास, विन्यास का मतलब ही होता है रचना करना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। तो यह रचना ही कर रहे हैं, शब्द की रचना कर रहे हैं अलग अलग फ्रेम में एक खास पैटर्न पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बोली से क्या तात्पर्य है? देखिए बोली क्या होती है, बोली और भाषा में क्या अंतर है? भाषा भी किसी खास सामाजिक परिवेश या सामाजिक संदर्भ में बोली जाती है, लेकिन भाषा का अपना एक साहित्य होता है, अपनी लिपि होती है। बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है, बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता है, और बोली किसी खास क्षेत्र में छोटे स्तर पर अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया या तरीका होता है। अब ऑप्शन देखते हैं कि बोली से क्या तात्पर्य है। किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन, वाचन मतलब बोलना, वाचन विशेषता अर्थात वह किसी एक खास ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करता है, किसी खास क्षेत्र तक सीमित रहता है, यह सही है। किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा, यहां तक तो ठीक है, लेखन के लिए नहीं वाचन के लिए होता है, यह गलत हो गया। किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, वाचन विशेषता तो होगी किसी क्षेत्र विशेष से, लेकिन कार्य विशेष से नहीं। क्या होना चाहिए? क्षेत्र विशेष से होना चाहिए। यहां पर रहता क्षेत्र विशेष, तो यह विकल्प आपका सही हो जाता, लेकिन कार्य विशेष है। कार्य से बोली का कोई मतलब नहीं है, किसी खास जगह या क्षेत्र से मतलब है। सत्ताधारी लोगों द्वारा अर्थात जो गवर्नमेंट में है उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा नहीं, यह भी उपयुक्त नहीं है। तो 4 का आंसर हो गया 1 नंबर। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोरों में कार्य, समूह कार्य, जोरों में कार्य और रोल प्ले करवाती है, और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? वाचन आकलन, स्पीच असेसमेंट, संरचनात्मक आकलन, कल्पनात्मक आकलन। अब यहां के विकल्प ही गायब हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यदि मुझे विकल्प मिल जाता तो मैं आपको ठीक से डील कर पाता। फिर भी मैं देख लेता हूं तीनों में कि इसके आंसर क्या होंगे। क लिखा हुआ है, अब क से क्या कुछ हो सकता है? चलिए मैं आगे से खुद देख लिया करूंगा, तब रिप्रेजेंट करूंगा क्वेश्चन को। बहुत सारी अशुद्धियां देखने को मिल रही हैं। पहले समझते हैं संरचनात्मक आकलन और कल्पनात्मक आकलन को। संरचनात्मक आकलन कहते हैं कि आप कक्ष में ज्ञान के निर्माण के समय अर्थात अधिगम जिस समय बच्चा कर रहा है, उस समय आपके अधिगम को बच्चा कितना कर पाया है, ज्ञान का निर्माण कितना हो पाया है, जब उसकी जांच करते हैं, जब उसका आकलन करते हैं, तो इसको संरचनात्मक आकलन कहते हैं। वाचन आकलन जैसी कोई बात होती नहीं है। वाचन का आकलन अकेले ऐसा कुछ नहीं होता है कि बोलने के लिए उसे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यह आपका नहीं होगा। कक्षा कक्ष आकलन, कक्षा कक्ष में आकलन होता है, लेकिन कक्षा कक्ष में जो आकलन होता है उसी को तो कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसी को कहते हैं आपको एक तरह से संरचनात्मक आकलन उसी को कह सकते हैं। तो यहां पर स्पष्ट नाम दिया हुआ है, उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है। कल्पनात्मक आकलन ऐसा कुछ नहीं होता है, इमेजिनरी असेसमेंट। तो फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि समूह में कार्य करने के लिए कह रही है, पेयर में, जोरों में, और रोल प्ले करने के लिए कह रही है। यानी किसी नाटक में कहती है कि आप रोल प्ले करिए, किसी चरित्र को निभाइए, चरित्र को निभाने के बाद आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? यह संरचनात्मक आकलन कहलाएगा।
टीचर जानने की कोशिश कर रही हैं कि बच्चा अधिगम को किस हद तक सीख पाया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आते हैं टाइपिंग में जब एरर होती है तो दिमाग बंटता है। देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थियों की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहां पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं, कॉमा होना चाहिए यहां, अंग्रेजी में तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। कोई वस्तु है, मान लिया जाए यहां पर सपोज ये अमरूद है, मान लीजिए ये अमरूद है और इस अमरूद में एक अमरूद लिखा हुआ है, एक गुआवा लिखा हुआ है और एक अन्य भाषा बंगला में प्यारा लिखा हुआ है। प्यारा माने में अमरूद होता है। यहां पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही हैं? शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही हैं। वर्णमाला का परिचय तो उसका पहले हो चुका होगा। शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है। हाँ, अवेयरनेस तो पैदा की जा रही है। किसके संबंध में? भाषा के संबंध में, उससे बेहतर है। शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है। लिपि और वर्णमाला की जानकारी यहां नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? देखिए, हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और जहां तक मेरी जानकारी है अंग्रेजी भाषा की अपनी एक लिपि है, बांग्ला भाषा की अपनी लिपि है, उसी तरीके से अन्य भाषाओं की अपनी लिपि है। तो हम लिपि की जानकारी यहां पर विकसित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही हैं। यह सही है कि शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही हैं, गलत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा सही है कि भाषा समृद्ध परिवेश। समृद्ध का मतलब क्या होता है? भरा पूरा, जितनी आवश्यकता हो उससे भी ज्यादा हो, बेहतर हो। परिवेश का मतलब वातावरण होता है, अर्थात जब कई भाषाओं के शब्दों को हम किसी खास परिवेश में एकत्रित कर सके, वहां प्रस्तुत कर सके, तो वह भाषाई परिवेश क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा। वहां बच्चे किसी भी भाषा को आसानी से सीख व समझ लेंगे और शिक्षिका महोदया यही काम करने की कोशिश कर रही हैं कि वह कक्षा में भाषाई समृद्ध परिवेश बनाने की कोशिश में है। तो 6 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भाषांतरण, ट्रांसलैंग्वेजिंग। हमने पहले भी चर्चा करी है कि ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है। ट्रांस का मतलब होता है आर पार हो जाना। ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब है कि एक खास भाषाई परिवेश में दूसरी भाषाओं के शब्दों को आने देना और यहां के शब्दों को दूसरे भाषाई परिवेश में जाने देना। जाने देना तो ये स्वतंत्र है, भाषा तो जाएगी ही जाएगी। मुख्य रूप से इस बात पर फोकस करना है कि हम हिंदी भाषाई क्षेत्र में हैं, तो हिंदी के साथ साथ दूसरी तीसरी भाषाओं को भी सम्मान दें और उसका प्रयोग करें अपने वास्तविक और व्यवहारिक जीवन में। यही हुआ ट्रांसलैंग्वेजिंग। तो ट्रांसलैंग्वेजिंग का तात्पर्य क्या है? भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण नहीं करेंगे। किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना यह उपयुक्त है। कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना उससे ज्यादा उपयुक्त है। सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ अन्य भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ना। एक ही भाषा में पढ़ेंगे तो ट्रांसलैंग्वेजिंग नहीं होगी। अनेक भाषाओं का शिक्षण भी नहीं देना, यह भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 विकल्प है कि किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए कोई सब्जेक्ट, सपोज मैथ है, तो मैथ के टीचिंग लर्निंग के लिए एक लैंग्वेज के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, यह ट्रांसलैंग्वेजिंग नहीं है। एक भाषा के बाद, किसी एक लैंग्वेज पढ़ चुके हैं उसके बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, यह ट्रांसलैंग्वेजिंग नहीं है। ट्रांसलैंग्वेजिंग हो जाएगा
कि कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। देखिए त्रुटि तो यहां भी थोड़ी सी है, शिक्षा अधिगम के लिए किसी एक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, शिक्षा अधिगम के लिए केवल और केवल एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हाँ, आप बोलने की स्वतंत्रता दें कि बच्चा दूसरी भाषा, तीसरी भाषा, चौथी भाषा का प्रयोग कर सके, वह भी सहज और स्वाभाविक रूप से। तो इतना तो सेपरेट आंसर नहीं किया गया है, तो जो किया गया है उसमें सबसे सटीक 3 नंबर बैठ रहा है कि कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, यही हो जाएगा आपका ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब। तो आंसर हो जाएगा 7 का 3 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। किसी पाठ सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? प्रमाण शब्द से मिला है, बनता है प्रामाणिकता, ऑथेंटिकनेस। ये ऑथेंटिसिटी किसको कहते हैं? ऑथेंटिसिटी कहते हैं कि आपके पास कोई जानकारी है, सपोज आपने पढ़ा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, तो कैसे कोई बच्चा या कोई और व्यक्ति मान लेगा कि कुतुब मीनार को बनाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है? तो आपके लिए क्या करेंगे? संदर्भ बुक की बात करेंगे। संदर्भ बुक अर्थात रिफरेंस के लिए किताब। रिफरेंस के लिए 2 तरह की किताबें मार्केट में चलती हैं, एक निजी व्यक्ति द्वारा प्रकाशित किताब और एक किताब या एक पुस्तिका या पुस्तक होती है जो किसी सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई है, चाहे वह राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। तो राज्य या केंद्र सरकार जब किसी अंश का प्रकाशन करवाती है तो उसकी पूरी जवाबदेही लेती है कि वह प्रामाणिक पाठ्यक्रम हो और तमाम बिंदुओं की जांच पड़ताल कर ली जाती है, तब बाजार में पाठक के लिए या करिकुलम में विद्यालय में उसे उपलब्ध करवाया जाता है। तो प्रामाणिकता का मतलब होता है कि वह कहीं से भी अशुद्ध या गलत ना हो, उसकी जांच पड़ताल कर ली गई हो। अब आपके विकल्प हैं, शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। देखिए प्रामाणिकता का मतलब स्टूडेंट के लेवल से नहीं होता है, बल्कि उसकी सच्चाई से होता है, तो यह उतना सटीक नहीं हो रहा है। मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। मूलतः ओरिजिनली किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री, बिल्कुल सही है, यहां तक तो 100% सही है। और यह तो खैर चूंकि आप बच्चे के करिकुलम में शामिल कर रहे हैं तो भाषा सहज होना ही चाहिए। भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री। भाषा पर किसी का कितना भी अधिकार क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसे जांच नहीं किया गया हो कि उसने कितना लिखा है। देखिए भारत के कई पहले महापुरुष हुए हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, तात्या टोपे, बहुत सारे लोग हैं। तो अब गांधीयन थॉट की बात करें तो निश्चित तौर पे कुछ लोग गांधीयन थॉट के कुछ पहलुओं की आलोचना करते हैं। जब बात अंबेडकरवाद और गांधीवाद की आती है तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कुछ खेमा आपस में बटा हुआ लगता है। उसे लगता है कि नहीं अंबेडकर जी अपने जगह सही थे, कुछ को लगता है गांधी जी अपने जगह सही थे। तो भाषा पर कितना भी अधिकार क्यों ना हो, उसी तरीके से आप साहित्य की बात करेंगे तो भाषा पर अधिकार रखने वाले भी कई क्षेत्र में बटे हुए हैं। तो सिर्फ भाषा पर अधिकार हो जाए और उसे हम प्रमाणिक मान लें, इसलिए यह ऐसी बात नहीं है, तो यह गलत है। उसकी प्रामाणिकता तो जांच पड़ताल के द्वारा होनी चाहिए कि वास्तव में वह सही है या नहीं है, और किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित भी पाठ्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद। अब दूसरी भाषा में ही यदि शुद्धता ना हो तो, प्रामाणिकता ना हो तो हम तो अनुवाद कर रहे हैं। अनुदित जो भाषा होती है वो तो कहीं न कहीं से अनुकरण की गई भाषा है, हम उसे कैसे मानेंगे वो प्रामाणिक है? तो 4 का भी गलत हो गया। 1 का भी कहीं न कहीं लेखक की ओर इशारा किया जाए, जबकि इशारा शुद्धता की ओर होनी चाहिए, इसलिए 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा कि मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री। किसी एक संदर्भ विशेष, अभी हमने चर्चा करी थी, गांधीयन थॉट की चर्चा करते हैं, गांधीवादी विचारधारा की चर्चा करते हैं, तो जो उसके मूल अंश है उससे जो सामग्री प्रकाशित होती हो, जैसे गांधीयन थॉट की मूल विशेषता क्या होगी? सत्यवादी थे, अहिंसात्मक प्रकृति के थे और सरकार को अपने सत्याग्रह के द्वारा पराजित करने की सोचते थे। सुविधाओं को पाना उनके लिए लाजमी था,
लेकिन उन सुविधाओं को जो अंग्रेजों से प्राप्त करना चाहते थे उसके लिए उन्होंने कभी भी हिंसा का रास्ता ना तो अपनाया ना ही उसका उन्होंने समर्थन किया। इतिहास इस बात से भरे पड़े मिलेंगे आपको। तो जो मौलिक बातें हैं उस बात के संदर्भ में कोई जब सामग्री लिखी जाती है तो वह प्रामाणिकता के कहना चाहिए कि तराजू पे खरा उतरता है। इसलिए 8 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम, उपागम मतलब तरीका, अप्रोच, शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा। आपको क्या लिखना है? लेख लिखना है। आपको लिखना है लेख। लेख लिखना है तो कौन सा तरीका बेहतर होगा देख लेते हैं। वर्णनात्मक लेख, लेख तो वर्णनात्मक होता ही है, यह सही है। लेखन का प्रक्रिया उपागम और एक है उत्पाद उपागम, एक है संस्थात्मक उपागम। देखिए 1 नंबर सही है, लेकिन इस तीनों को डिफाइन करेंगे तो 1 नंबर की बातें 3 ऑप्शन में से कहीं न किसी और में शामिल होगी। देखिए उत्पाद का मतलब हो जाता है उत्पाद यानी अंतिम तरीका, यानी समेटिव। समेटिव प्रक्रिया का मतलब हो जाता है फॉर्मेटिव। और संस्थात्मक का मतलब हो जाता है किसी खास इंस्टीट्यूट के लिए, अर्थात फॉर्मल कह लीजिए, या आप इसको कह सकते हैं हिंदी में औपचारिक। अब प्रश्न पर आइए। आपको क्या करना है? अच्छा लेख लिखना है। अच्छा लेख लिखने के लिए उसका वर्णन तो आप करेंगे ही करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन यदि आप औपचारिक लेखन लिखते हैं तो आपका एक दायरा होगा, उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप अपने मन की सारी भावनाओं को, सारे गुण अवगुण वाले पक्ष को प्रस्तुत नहीं कर सकते। आप बंधे रहेंगे, किसी संस्था के नियम के कानून के हिसाब से ही आपको लिखना होगा। तो 4 नंबर आपका गलत हुआ। अब है समेटिव, अर्थात लेखन का उत्पाद उपागम। आप केवल निष्कर्ष पर जोर दे रहे हैं, आप केवल परिणाम को प्रकाशित करने की बात कर रहे हैं। आपके लेखन में क्या होगा? आपके लेखन से मुख्य बात गायब हो जाएगी, उसकी शुरुआत नहीं रहेगी, उसका विस्तार नहीं होगा, और मुख्य फोकस होगा, लेकिन मुख्य फोकस किस पर होगा? तो उसके निष्कर्ष पर, उसके परिणाम पर। इस विषय वस्तु पर यह परिणाम है एक तरह से। तो जो समेटिव तौर तरीका होगा यह बच्चों के लिए अच्छा लेख लिखने के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं होगा। वर्णनात्मक तो मैंने पहले ही कहा कि वर्णन तो सब में करना है। अब है कि लेखन का प्रक्रिया उपागम, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में क्या होगा कि जितनी बातें आप फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, संरचना कर सकते हैं, जितने तथ्य हैं, जितनी अवधारणाएं हैं, जितने उसके पक्ष विपक्ष की बातें हैं, सबको आप शामिल कर रहे हैं। जब सारे मुद्दों को शामिल किया जाता है तो एक तरह से समालोचनात्मक लेख के जैसा उसका तैयार होता है स्क्रिप्ट। और निश्चित तौर पे यह एक बहुत ही अच्छे लेख की निशानी होगी और भिन्न भिन्न चरण को समझने में अवसर भी प्रदान करेगा कि किस चरण में स्टेप बाय स्टेप लिखा जाएगा कि किस चरण में किस बात को शामिल किया गया, और सबको आपस में लिंक भी किया जाएगा, जोड़ा भी जाएगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा लेखन का उत्पाद उपागम। आपके आंसर 3 हो जाएंगे। सॉरी, उत्पाद नहीं, मैंने गलत टिक लगा दिया। लेखन का प्रक्रिया उपागम, फॉर्मेटिव, जहां कुछ फॉर्मेट हो रहा है, जहां कुछ क्रिएशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो 9 का आंसर हो जाएगा 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्याकरण सीखने से क्या आशय है? व्याकरण, हम ग्रामर को कैसे सीखेंगे? क्या मतलब है ग्रामर सीखने से? नॉर्मली आपको बताया जाता है कि व्याकरण क्यों सीखते हैं। व्याकरण आपकी भाषाई क्षमता को शुद्धतम रूप प्रदान करता है। आप जब बातचीत करते हैं, जो भाषा के चारों कौशल हैं, 4 कौशल में जो व्यक्त करने के 2 कौशल हैं, एक बोल करके, एक लिख करके, इन दोनों कौशलों में आप बहुत ही शुद्ध रूप से क्षमतावान होते हैं, अर्थात आपकी भाषाई शुद्धता चरम पर होने की ओर अग्रसर होती है। यही होता है व्याकरण सीखना। तो विकल्प के हिसाब से चुनना है। व्याकरण के नियम सीखना औपचारिक रूप से ठीक ठाक है। सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना। 1 to 5 के लिए ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है।
अर्थ से संदर्भ, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना कि उसका अर्थ क्या होगा और उसके अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना। देखिए, आप व्याकरण सीखते हैं और प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो सीखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब चौथा विकल्प है किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। हम गलतियां निकालने के लिए नहीं बल्कि गलतियों में सुधार लाने के लिए व्याकरण सीखते हैं। अर्थात व्याकरण का मतलब होगा कि अर्थ को जानते हुए अर्थ के हिसाब से अपनी भाषा में उसका हम प्रयोग करें। यही मतलब होगा आपका किसका, तो व्याकरण सीखने का। इसलिए 10 का आंसर 4 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शायद मैंने बोलने में जल्दबाजी कर दी। जैसा मैंने आपको कहा था कि व्याकरण सीखने का आशय है अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। सेटिंग थोड़ा ठीक से नहीं हो पाया है, इसलिए कभी कभी एक्सप्लेनेशन के बाद, जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने सही दिया था और टिक करके निकल गया, बोल के कुछ और निकल गया, उसको देख लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 10 हो चुका है हमारा, 11 पे आते हैं। 11 पे चलिए, त्रुटियों से क्या आशय है। देखिए, सीडी पे में काफी बार आया है त्रुटि। त्रुटि क्या है ना, त्रुटि और भ्रांतियां, एरर्स और मिसकंसेप्शन, यह आधारहीन नहीं होता है और अधिगम का एक हिस्सा है। जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो त्रुटियां होंगी। त्रुटियां इस बात को इशारा करती हैं हम सीख रहे हैं, तो त्रुटियां सीखने का संकेतक है, बिल्कुल सही है। त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित कभी नहीं करती है, गलत है। त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर लेना चाहिए, नहीं। त्रुटि में संशोधन करने से पहले पता लगाना चाहिए कि त्रुटि क्यों की जा रही है, थोड़ा वक्त देना चाहिए, फिर संशोधन करने के लिए कहना चाहिए, ना कि हम संशोधन कर दें। बच्चे को एक्टिव करिए, उसको एक्टिवेट करिए। त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए, नहीं। त्रुटि को दूर करना है लेकिन तरीके के साथ, और बच्चा खुद त्रुटि को दूर करे तो बेहतर है। हम बस बता दें कि वह त्रुटि क्यों कर रहा है, क्यों का पता लगा दें, अर्थात हम उसका क्या करें, निदान कर दें। उपचार बच्चा धीरे धीरे कर लेगा। हम डायग्नोज करें, रिमेडी उसका हो जाएगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप क्या करते हैं, सुनते हैं, अर्थात आप ग्रहण कर रहे हैं। पढ़ते हैं, व्यक्त कर रहे हैं, और फिर उनकी पहचान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा या ग्राह्य शब्द संपदा। आप सुन करके क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। देखिए, आप सुन करके ग्रहण करते हैं और लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हैं, तो पढ़ करके क्या करते हैं, पढ़ करके भी आप कहीं कहीं ग्रहण करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं, संदर्भ ग्रहण करते हैं। बोल करके व्यक्त करते हैं और लिख करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ग्रहण करने की दोनों शैली है। ऑप्शन में देख लीजिए, ग्राह्य शब्द संपदा, यहां पे यही आंसर हो जाएगा। उत्पादक शब्द संपदा, आप उत्पादन कब करेंगे, प्रोड्यूस कब करेंगे, जब आप बोलेंगे, जब आप लिखेंगे, जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ आप बना रहे हैं, नया बना रहे हैं। तो आप यहां पर बना नहीं रहे, उत्पादन तो आप कर ही नहीं रहे, इसलिए उत्पादक शब्द संपदा तो होगा ही नहीं। संदर्भ में शब्द, संदर्भ में शब्द, अब संदर्भ में शब्द दोनों तरीके से होगा, ग्रहण करने के क्षेत्र में भी और व्यक्त करने के क्षेत्र में भी। कोई लिखित सामग्री है, उसमें शब्द संदर्भ के साथ लिखा गया है या नहीं लिखा गया, यह तो देखने वाली बात है। या जब आप कुछ बोल रहे हैं तो संदर्भ के हिसाब से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। मौके किसी दूसरे प्रयोजन के हैं और आप शब्द किसी और तरीके का बोल रहे हैं, यह तो दोनों में चलेगा, ग्रहण करने वाले में भी और ग्रहण करने वाले में और व्यक्त करने वाले में भी। तो यह स्पष्ट नहीं कर रहा है। आंतरिक शब्द संपदा, इसमें कोई आंतरिक या बाह्य वाली बात नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो ग्रहण कर रहे हैं सुन करके और पढ़ करके, तो ग्राह्य शब्द संपदा इसका उपयुक्त आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पठन शिक्षण, टीचिंग लर्निंग का कौन सा पर्पस नहीं है, उद्देश्य नहीं है? पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल। पाठ्य सामग्री का मुख्य बिंदु, मेन फीचर जो है, जो मुख्य बात है, जो स्पेशल फीचर है, उसको किसी भी पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। यह उद्देश्य है, हमको ढूंढना है जो उद्देश्य नहीं है। शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, भाषा के नमूनों, सैंपल ऑफ लैंग्वेज, उससे अर्थ ग्रहण करना, यह पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, पढ़ने का मतलब ही होता है अर्थ ग्रहण करना, यह भी उद्देश्य होगा। पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। अब डिकोड जब वर्ड आ गया तो इससे ज्यादा खराब तो ये हो गया, तब तो ये आपका सही हो जाएगा। जब डिकोड की बात हो जाएगी तब तो 1 नंबर आपका सही था ही, ये सही था ही। डिकोड की तुलना में तब तो ये सही हो जाएगा। क्यों सही होगा मैं बता रहा हूं कि शब्द, पहले समझिए, शब्द के अर्थ ग्रहण करना यह सही है। वाक्यांशों के अर्थ ग्रहण करना, वाक्यांश क्या होता है, ये कॉमा होना चाहिए था। वाक्यांश, वाक्य का अंश, एक वाक्य है उसको छोटे छोटे पार्ट में आप बांट दीजिए और हर पार्ट के अर्थ को आप समझ पा रहे हैं, उसी को कहते हैं वाक्यांश के अर्थ को ग्रहण करना, तो यह भी सही है। भाषाओं के नमूने, अब भाषा के कई सैंपल होते हैं। भाषा औपचारिक होती है, भाषा अनौपचारिक होती है, भाषा आंचलिक होती है। भाषा में कविताएं भी होती हैं साहित्य के रूप में, भाषा में कहानी होता है, बाल साहित्य होता है, कई चीजें होती हैं। तो जो भी भाषा के प्रारूप मिलेंगे उससे भी अर्थ को ग्रहण करना, तब तो यह भी आपका सही हो जाएगा। अब है पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। हम डिकोड नहीं करते, ये तो रीजनिंग की बात होती है। इनक्रप्शन ये कंप्यूटर में चलता है कि हमने आपको कुछ लिख करके भेजा। सपोज मैंने लिखा वह यहां आएगा और इसका हमने बाद में कोडिंग कर लिया, वह ही, मान लेते हैं वह का अंग्रेजी होता है ही। सपोज मैं अनुवाद नहीं कर रहा हूं, यहां का हो जाता है हियर, इसको भी ऐसे ले लीजिए, और आना का होता है कम। सपोज H2C हमने एक कर लिया ये कोड, और एक भाषा होगी उसकी पढ़ाई होगी इसी तरीके से। हमने किसी को मैसेज लिखा हुआ यहां आएगा और कोड में बन करके जिसको भेजना था उसके पास पहुंचा H2C। अब वह H2C को क्या करेगा, डिकोड करेगा, अर्थात इसको कोड से बाहर निकालेगा और फिर इसकी संरचना करेगा, तो वह पाएगा कि इसका अर्थ होता है वह यहां आएगा। तो इस तरह से ऐसा कोई उद्देश्य तो होता नहीं है पठन शिक्षण का उद्देश्य, इसलिए आपका 4 नंबर ही हो जाएगा आंसर। आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यह शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सही बात है कि बच्चे जब विद्यालय आते हैं, उम्र 6 साल हो चुका होता है, 3 से 6 साल प्री प्राइमरी, और 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक प्राइमरी स्टेज होता है। तो जब पहली बार विद्यालय आता है बच्चा, तो मातृभाषा की भरपूर जानकारी होती है। अध्यापक अंग्रेजी या अन्य किसी अन्य भाषा की कक्षा में उसकी मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे करेंगे? विकल्प देख लेते हैं। अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करें, फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। पहले कक्षा की सामान्य भाषा, ये गलत है। हम पहले कक्षा की भाषा से स्टार्ट नहीं करेंगे, बच्चे जुड़ ही नहीं पाएंगे। हमें कहां शुरू करनी है? हमें शुरू करनी है शिक्षार्थी की जो भाषा होगी उस भाषा से। अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह तो पूरा का पूरा गलत है, 100% असत्य, गलत, की अनुमति ही नहीं देंगे और केवल अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दें और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। यह सही है कि बच्चे की जितनी इच्छा हो उसको उसकी भाषा बोलने की अनुमति दीजिए, और टीचर चाहे तो खुद भी सामान्य भाषा बोल सकती हैं। इससे
कक्षा कक्ष में बच्चे को करिकुलम से और साथ ही साथ में टीचर से एक कोऑर्डिनेशन बैठाने में, सहसंबंध स्थापित करने में सुविधा होगी, बच्चा आसानी से जुड़ जाएगा। पहले आप क्या चाहते हैं, जब किसी संबंध बनता है तो पहले आप जुड़ना चाहते हैं, जब जुड़ती है तब गंभीर बातें होती हैं, जुड़ते ही नहीं है तो गंभीर बातें नहीं हो पाती, अर्थात जो मूल उद्देश्य होता है उस उद्देश्य की ओर हम अग्रसर नहीं हो पाते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रहण की गई सामग्री या ज्ञान को वास्तविक जीवन के साथ हम कनेक्ट कर सकें, जोड़ सकें। इसके लिए अवसर, अनुमति, इनका मान सम्मान करना होगा। तो 3 नंबर सही है। 4 देखते हैं, अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है। शिक्षार्थी अंतर लक्ष्य भाषा सीख लेंगे। ये बहुत ही जिद्दी वाली बात है, बिल्कुल करिकुलम के विपरीत बात है। बच्चे इससे बिल्कुल विमुख हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो 14 का आंसर 3 होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? ये शास्त्रीय भाषा क्या है? 2004 से लेकर के 2014 तक कुल 6 शास्त्रीय भाषाओं की चर्चा की गई है। जो शास्त्रीय भाषाएं हैं आपकी, उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत। वैसे तो ओडिया लिखता है, मैं सुविधा के लिए उड़िया बोल देता हूं। अभी हमें समझना आवश्यक है, ना कि बहुत खूबसूरत तरीके से जानना। तो ये आपके क्या है? ये शास्त्रीय भाषा है, ये शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा किसको कहते हैं? देखिए, शास्त्रीय भाषा में उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती है। एक तो उसमें आपको लोक कथाएं बहुत मिलेंगी, गॉड वगैरह की उनकी कथाएं, कल्पनाशीलता मिलेंगी, सत्य से परे होता है। आप सत्य ढूंढना चाहेंगे तर्क के आधार पे, ऐसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। जो परंपरा में सदियों से चलती आ रही हैं, उन बातों का अधिकतर समावेश होगा। अब है कि शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प, मिडिल यानी 6 to 8, माध्यमिक 9th और 10th चरण के दौरान अतिरिक्त एडिशनल ऑप्शन के रूप में, अतिरिक्त विकल्प के रूप में। बिल्कुल सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, त्रिभाषा के रूप में कहीं भी शास्त्रीय भाषा की चर्चा नहीं करी गई है। त्रिभाषा में एक मातृभाषा, दूसरी भाषा है हिंदी और तीसरी भाषा अंग्रेजी को जगह दिया गया है त्रिभाषा सूत्र में। तो यह भी नहीं होगा। विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, विद्यालय बुनियादी चरण अभी नेप 2020 ने कहा है कि बुनियादी चरण क्या है? तो 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष का जो अध्ययन काल होता है, इसको बुनियादी चरण कहा गया है। तो इसमें कहीं भी अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा की चर्चा नहीं करनी है, नहीं की गई है। विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प, ऑप्शनल अतिरिक्त विकल्प और ऐच्छिक भाषा नहीं, अतिरिक्त विकल्प की चर्चा की गई है। देखिए, इतना सही है कि माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में चर्चा की गई है, लेकिन केवल माध्यमिक में ही नहीं बल्कि मिडिल में भी चर्चा की गई है और माध्यमिक में भी जोर दे रहा है कि एक तो अतिरिक्त विकल्प के रूप में और ऐच्छिक भाषा और यानी कि इलेक्टिव लैंग्वेज के रूप में। आपकी इच्छा है तो लीजिए, अच्छा इच्छा नहीं है तो नहीं लीजिए, मतलब 6 में से किसी एक की इच्छा करनी है। तो यह विकल्प भी आपका गलत हो रहा है। याद रखिएगा कि शास्त्रीय भाषाओं को 2 रूप में ही लेने की अनुशंसा की गई है नेप 2020 में। पहले तो क्लास जान लीजिए, एक तो मिड सेक्शन में, दूसरा माध्यमिक सेक्शन में, यानी जिसको बिहार में या फिर हिंदी पट्टी क्षेत्र में मैट्रिक कहा जाता है, उसमें। और किस रूप में? तो अतिरिक्त विकल्प के रूप में। याद रखिएगा, अतिरिक्त विकल्प, एडिशनल ऑप्शन के
रूप में चर्चा की गई इसे लेने की। 15 का आंसर इस तरीके से हो जाएगा, 1 नंबर, 3 भी गलत है, 2 भी गलत है, 4 भी गलत है। तो ये आपका आज का सेशन था जो कंप्लीट होता है। देखते हैं अगले सेगमेंट को इसके बाद। थैंक यू।